हेलो दोस्तों, मैं सुमन तिवारी आपकी बायो टीचर शुभम क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज से 10th क्लास का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि आज 10th में क्या पढ़ेंगे। तो 10th का जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, जीवन की प्रक्रियाओं को ही जैव प्रक्रम बोलते हैं हम लोग। अब जीवन की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, तो प्रक्रियाओं से ये समझना होता है कि आखिर वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिनको हम लोग जैव प्रक्रिया में रख देते हैं। तो सबसे पहले जान जाते हैं कि हमारा जो एक जीवन काल होता है, वो जीवन काल सिर्फ जीवन काल ना होकर उसमें कई प्रक्रियाएं चलती हैं। वो प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि पहला पोषण, दूसरी अगर हम बात कर दें तो पाचन, तीसरा अगर हम बात करें तो श्वसन, फिर जो है कि परिसंचरण, फिर उत्सर्जन। ऐसे बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं जिनको कि हम बारी बारी से इसमें समझेंगे। तो ये वीडियोस जो होंगे वो पार्ट पार्ट में होंगे, लेकिन सारे के सारे पार्ट इंटरेस्टिंग होंगे, अच्छे होंगे। तो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप ध्यान से इसको देखेंगे और अपना नोट्स भी बनाते रहेंगे साथ साथ। बाकी तो शुभम क्लासेस में जो है कि नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, तो आप शुभम क्लासेस में हैं तो जाहिर सी बात है आपको नोट्स मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ जाते हैं कि पोषण है क्या। अगर हम पोषण की बात करते हैं तो वो सारे जरूरी तत्व, वो सारे जरूरी मिनरल्स, वो सारे जरूरी जो है कि पोषक तत्व जो हमारी शरीर के लिए बहुत जरूरी है, वो शरीर द्वारा अवशोषित कर लेना ही पोषण होता है। क्यों अवशोषित करता है? ताकि आपके शरीर की जितनी क्रियाएं हैं वो सही से चल पाए। मतलब ये जो पोषण है, पोषण के जरिए ही ऊर्जा प्राप्ति होती है, और ये जो ऊर्जा प्राप्ति होगी उसी से तो हमारी बॉडी चलेगी। मतलब हम चलेंगे, फिरेंगे, बोलेंगे, काम करेंगे, कोई भी चीज़ ऊर्जा के बिना तो कोई काम पॉसिबल है नहीं। तो ये पोषण का मतलब भी हो गया कि शरीर में उपस्थित खाद्य पदार्थों से अपने लिए शरीर द्वारा जरूरी पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोषण होता कितने प्रकार का है। तो पोषण दोस्तों जो हम लोग देखते हैं मुख्यतः ये दो प्रकार का होता है। पहला जो हम लोग बोलते हैं स्व पोषण, और जो दूसरा हम बोलते हैं वो बोलते हैं विषम पोषण। अगर आप चाहो तो इसको विषम पोषी भी, लेकिन विषम पोषी में वो होते हैं जो कि भाई इनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो विषम पोषी में वो होते हैं जो अपना भोजन इनसे प्राप्त करते हैं। तो आप ये भी रख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है कि स्वपोषण की बात कर लेते हैं। स्वपोषण वो पोषण होता है जिसमें कि जो एक जीव है वो अपने ऊपर निर्भर होता है, कि मतलब खुद से भोजन बनाना और खुद से ही उससे ऊर्जा करना क्या हो जाएगा, पोषण। अगर हम इस स्वपोषण में देखें तो स्वपोषण में क्या होता है, खुद पर निर्भर होना, खुद से ही भोजन बनाना और खुद ही उससे ऊर्जा प्राप्त करना ही स्वपोषण होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सोचिएगा कि स्वपोषण ऐसा कौन कौन से जीव हैं जो कि स्वपोषण कर सकते हैं। तो अगर हम स्वपोषण की बात करते हैं तो स्वपोषण में कौन आएगा, वो सब आएंगे जिनके पास की पर्णहरिम होता है। अब पर्णहरिम किन के पास होता है, तो पर्णहरिम हम लोग ध्यान देंगे तो हरे पौधों के पास होता है, शैवाल के पास होता है। तो ये सारे जो होंगे वो किस में आ जाएंगे, स्वपोषण में हो जाएंगे। मतलब अगर स्वपोषण का एक डेफिनेशन देना हो तो स्व मतलब होता है खुद या स्वयं, और पोषण मतलब होता है एक लेवल या एक हम बोल सकते हैं एक जो है कि स्टेज जहाँ पे कि कोई जीव किसी पर निर्भर होता है। ठीक है, तो स्वपोषण का मतलब हो गया वे जीव जो खुद पे निर्भर हों अपने भोजन और ऊर्जा के लिए, उनको हम स्वपोषी या स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण हो जाएगा उसको बोलेंगे पोषण, और स्वपोषी मतलब वो जीव जो निर्भर है। तो मतलब स्वपोषण का मतलब हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब स्वपोषण में भी कितने होंगे, दो होंगे। कौन कौन से, प्रकाश संश्लेषी और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो होगा, उसको हम लोग बोलते हैं रसायन संश्लेषी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी चीजें हैं ये। तो पहला अगर हम प्रकाश संश्लेषी बोलते हैं तो वे सभी जीव जो प्रकाश की उपस्थिति में
और इनके पास इतना ध्यान रखिएगा पर्णहरिम होगा ही होगा, चाहे वो ये हो चाहे ये हो, इनके पास पर्णहरिम होता है। तो वे जीव जो कि पर्णहरिम और प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और उन्हीं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषी स्वपोषित जंतु कह देते हैं या स्वपोषी जीव कह देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपके आ जाएंगे ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब कि हरी नीली शैवाल, पेड़ पौधे, ये सब के सब क्या है, प्रकाश संश्लेषी हैं। अब रसायन संश्लेषी की बात कर लेते हैं। तो कुछ जो जीव हैं वो अपना भोज्य पदार्थ बनाते हैं किसकी उपस्थिति में, रसायन की उपस्थिति में। जैसे सल्फर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो सल्फर की उपस्थिति में, अगर हम बात करते हैं और जैसे कि फास्फोरस बैक्टीरिया की तो उसकी उपस्थिति, फास्फोरस की उपस्थिति में। लेकिन वो कर क्या रहे हैं, खुद का भोजन खुद ही तो बना रहे हैं, वो किसी पर डिपेंड तो है नहीं, तो उनको हम लोग क्या बोल देंगे, रसायन संश्लेषी। तो ये जो दो प्रकार हैं ये हो जाएंगे आपके स्वपोषण के एग्जाम्पल। अब हम बात कर लेते हैं, अगर स्वपोषी का अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो वे जीव जो प्रकाश पर निर्भर होते हैं, यही तो है, होते हैं। और वैसे ही सेम टू सेम इसमें हो जाएगा, वे जीव जो कि रसायन पर निर्भर होते हैं और अपना भोज्य पदार्थ बनाते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया, प्रकाश संश्लेषी का जितने भी हरे पौधे हैं उन सबको रखिए, हरी नीली शैवाल को भी रखिए। और अगर रसायन संश्लेषी की बात करते हैं तो अगर आप रसायन से रिलेटेड जितने भी ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया, फिर जो है कि और भी बताया मैंने फास्फोरस बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कि रसायन की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, पर खुद से बनाते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो ये हुई थोड़ी सी बात आपकी किसी स्वपोषण की। अब हम देख लेते हैं विषमपोषी। देखिए विषमपोषी की अगर बात करते हैं हम, तो विषमपोषी में आते हैं, अगर हम ऐसे देखेंगे तो विषमपोषी की जब हम बात करते हैं, विषमपोषी क्या होते हैं, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। विषमपोषी हमेशा दूसरों पर निर्भर होंगे, इनको हम लोग विषमभोजी भी बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि ये दूसरे पर निर्भर हैं। विषम मतलब दो, ठीक है, अलग अलग, और पोषण मतलब जब अलग अलग लेवल पे जाके अपना भोजन और ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो इनको हम लोग बोल देते हैं विषमपोषी या विषम पोषण। अब देखिए अगर हम बात करते हैं विषमपोषी की, तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला होता है जो, उसको हम लोग बोल देंगे मृतोपजीवी। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो परजीवी, और अगर तीसरी बात करते हैं तो परभक्षी की बात करते हैं, परभक्षी की बात करते हैं। अब देखिए मितोपजीवी का मतलब वो होता है कि ये दूसरे के ऊपर निर्भर है, लेकिन कैसे, सड़ी गली चीजों को खाकर अपना ये पेट भर रहे हैं और मतलब भोजन की प्राप्ति कर रहे हैं, भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति कर रहे हैं, तो इन सब को हम लोग बोल देते हैं मितोपजीवी। जैसे एग्जाम्पल में आपके सब के सब जीवाणु आ जाएंगे, विषाणु आ जाएंगे, जितने भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं उन सबको आप मितोपजीवी में रख सकते हैं। परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे पर निर्भर होके उनके ऊपर उनसे खाना ले लेके अपना पेट भरे और ऊर्जा की प्राप्ति करें। जैसे कि परजीवी में आपके जो है कि जोक आ जाएंगे और बहुत सारे मतलब जैसे एक एग्जाम्पल है जोक का। फिर एक आता है सहजीवी, इसको भी जानते रहिए। एक आता है आपका सहजीवी। तो सहजीवी क्या होते हैं कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। मतलब अगर एक उसको खाने को दे रहा है तो दूसरा उसको रहने को देगा, दोनों के दोनों एक दूसरे पर निर्भर होंगे। मितोपजीवी में क्या होते हैं, सड़ी गली चीजों को खाते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सड़ी गली चीजों को खाकर अपना ये भोजन और ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। और परजीवी में क्या होता है, ये पूरी तरह एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है। जैसे लीच आपका जो होता है ब्लड सक करता है, मतलब चूसता है और उससे अपना पेट भर के जिंदा रहता है जिंदगी में। जूं हो गए, वो भी परजीवी है। परभक्षी क्या होता है, जब कोई चीज ऐसे ही खा लेते हैं, जैसे परभक्षी में क्या होता है निगल जाना चीजों को, तो उसमें परभक्षी आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आ जाएंगे आपके चील हो गए और गिद्ध हो गया, ये सारे परभक्षी में आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं परजीवी की।
क्योंकि इसके बाद बाकी तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जो परजीवी है इसमें भी आपके जो है कि अगर हम देखें तो 3 हम लोग पढ़ लेते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ जो स्वपोषण मैंने लिखा था, तो स्वपोषण में स्वपोषी जो होते हैं एक और चीज कहा जाता है, उनको कहा जाता है उत्पादक, यानी कि जो ऊर्जा को बना रहे हैं। उत्पादक में ऊर्जा उत्पादक द्वारा बनाया जाता है, मतलब भोजन उत्पादक द्वारा बनाया जाता है, और बाकी हम सब, हम आप कोई भी सब उस पर निर्भर है, तो उसको उत्पादक बोलते हैं। और परजीवी या अगर हम बात करते हैं विषम पोषी में, तो इसमें 3 जो हैं लेबल हो जाएंगे। कौन कौन से? प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा जो हो जाएगा वो द्वितीयक उपभोक्ता, और तीसरा जो होगा वो हो जाएगा तृतीय या सर्वोच्च उपभोक्ता। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्राथमिक उपभोक्ता की। तो अगर हम देखें तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो हमेशा उत्पादक पर निर्भर होता है। मतलब किस पे निर्भर होगा? उत्पादक। अब उत्पादक कौन है? मैंने बोला जितने भी स्वपोषी होते हैं सब उत्पादक हैं। तो इसमें क्या रख देंगे आप? पेड़ पौधे, क्योंकि भाई वो किसी पे निर्भर नहीं ना है, वो अपना भोजन और ऊर्जा अपने आप बना रहा है। तो ये जो है कि प्राथमिक किस पर निर्भर है? उत्पादक पर, यानी पेड़ पौधों पर। अब इनसे ये ऊर्जा लेता है और जो है कि अपना जीवन यापन करता है। तो प्राथमिक मतलब सिर्फ घास फूस खाता होगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? शाकाहारी, जितने भी शाकाहारी जंतु होंगे वो सब एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके प्राथमिक उपभोक्ता के। ठीक है, अब बात करते हैं द्वितीय उपभोक्ता की। तो द्वितीय उपभोक्ता में वे सभी जंतु जो शाकाहारी को खा के अपना भोजन व ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उन सबको हम क्या बोल देते हैं? द्वितीय उपभोक्ता। अब इसमें कौन आ जाएगा? मांसाहारी। जितने भी मांसाहारी हैं वो सबको रख दीजिए आप। जैसे मांसाहारी में क्या आ जाएगा? शेर आ जाएगा, चीता आ जाएगा, ये सारी चीजें। तो आपको जितने भी एग्जाम्पल देते रहिए। ये जो हो गया एक द्वितीय उपभोक्ता की बात हो गई, यानी कि ये इस पर निर्भर है। अब अगर हम बात करते हैं तृतीय या सर्वोच्च की, तो तृतीय या सर्वोच्च में हम लोग आते हैं। मतलब वे जंतु जो शाक भी खाते हैं और साथ साथ मांस भी खाते हैं, यानी कि जितने भी सर्वाहारी हैं वो सब के सब कहाँ आ गए? आपके तृतीय उपभोक्ता में। मतलब ये इस पे भी निर्भर होगा और ये इस पे भी निर्भर होगा। तो ये पूरा देख रहे हैं आप, एक विषमपोषी का एक जो है कि लेवल मैंने बता दिया कि कैसे कैसे ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, ऊर्जा या भोजन को ये ग्रहण करते हैं। अब देखिए बात आ जाती है कि ये तो बात रही ऊर्जा और जो है कि भोजन को ग्रहण करने की। एक इन सब में होता है अपघटक, इसका नाम भी जानते रहिए, अपघटक। अपघटक का काम क्या होता है कि जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये जब मर जाते हैं, मैंने ये बताया भी था शुरू में जब आपको बताया था मृतोपजीवी, तो मृतोपजीवी को हम अपघटक भी कह सकते हैं, क्योंकि इन सब को खत्म करने का काम कौन करता है? अपघटक। अपघटक का काम होता है कि चीजों को तोड़ देना, मतलब जो चीजें बायोटिक है, मतलब जैविक है, उनको फिर से वापस जो है कि पर्यावरण में, यानी पर्यावरण के लायक बना देना, तो इसको अपघटक बोलते हैं। तो ये पूरा हो गया पोषण, जिसको कि मैंने बहुत ही छोटे फॉर्म में और अच्छे फॉर्म में बताया है। और उम्मीद करते हैं कि आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं वो सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले हम लोग 10th का 1-2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक न्यूट्रिशन पढ़ा था, जिसको पोषण कहा गया था। और पोषण आता किसके तहत है? तो हम लोग जब जीवन की प्रक्रियाएं पढ़ते हैं, मतलब जैव प्रक्रम, तो जैव प्रक्रम में ये सारे प्रक्रम आते हैं भाई। कौन कौन सा हम लोग पढ़े थे? क्या क्या? न्यूट्रिशन यानी कि पोषण पढ़ा था, पाचन पढ़ेंगे, श्वसन पढ़ेंगे, उत्सर्जन पढ़ेंगे, परिसंचरण पढ़ेंगे। ये सारी चीजें जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। इसके साथ साथ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहेंगे, यानी कि मैं बताती जाऊंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन में, तो वो आप ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि वो सारे के सारे बोर्ड एग्जाम के नेचर से इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं, सबसे पहले समझ जाते हैं। ये एक फिगर है पाचन का, जिसको मैंने ड्रॉ किया है।
तो आप देख सकते हैं ऊपर की साइड आपको मुंह दिख रहा है, जिसको हम लोग मुख भी बोलते हैं। और मुख में होता है जिह्वा, इसके अलावा होता है दांत। दांत 4 प्रकार के होते हैं। ये सारी बातें होंगी। इसके बाद ये जो देख रहे हैं आप लंबी सी पाइपलाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रसिका। ग्रसिका से खाना जो है कि अंदर पेट में पहुंचता है, यानी अमाशय में पहुंचता है। अमाशय को ही आप स्टमक बोलते हैं, जिसको पेट भी बोलते हैं हम लोग। यहाँ से अमाशय से होते हुए जो है कि छोटी आंत, ये छोटी आंत 3 पार्ट में बटी होती है, जिसको हम लोग जेजुनम, इलियम और एक ड्यूडेनम, 3 चीजें बोलते हैं। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये 3 चीजें इसको बोलते हैं। कौन बटा होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्षुद्रांत। जो दिया है बृहदांत, जिसको हम लोग बड़ी आंत बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बड़ी आंत। और इसको बोल सकते हैं हम लोग छोटी आंत। ठीक है, तो छोटी आंत, बड़ी आंत आपको समझ में आई। बड़ी आंत जो होती है वो काफी बड़ी नहीं होती है, छोटी होती है, लेकिन जंतुओं में बड़ी होती है, क्योंकि वहां पे सेलुलोज वो ज्यादा खाते हैं। और अगर हम लोग की बात करते हैं, इंसानों की बात करते हैं, तो हम लोग में छोटी आंत बड़ी होती है, क्योंकि हम लोग सेलुलोज ज्यादा नहीं खाते हैं। इसके अलावा ये जो पत्ती जैसी आकार की दिख रही है वो अग्नाशय है। इसको बोलते हैं पित्ताशय, जो कि यकृत के अंदर उपस्थित होता है। ये छोटा सा जो नीचे दिख रहा है इसको अपेंडिक्स भी बोलते हैं, या परिसेशिका भी बोलेंगे, परिसेशिका बोलेंगे। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर हुआ। अब हम लोग बात करते हैं पाचन की। ठीक है, तो पाचन क्या होता है? पाचन वो एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बड़ी चीजें छोटे छोटे पार्ट में टूटती हैं, अर्थात भोजन के जो बड़े कण होते हैं वो छोटे कणों में टूटते हैं, ताकि शरीर उसको अवशोषित कर सके। अवशोषित कहने का मतलब है पाचन योग्य बना सके। पाचन योग्य, सिंपल सी बात बता रहे हैं कि अगर आप एक रोटी खा लेते हैं तो डायरेक्ट रोटी तो नहीं पच सकता। रोटी को भी क्या करना पड़ेगा? टूटना होगा। किसमें किसमें? कार्बोहाइड्रेट अलग, प्रोटीन अलग, जितनी भी चीजें होंगी वो अलग अलग टूटेंगी, तो हमारा जो शरीर होगा वो आसानी से उसको पचा सकेगा। तो यही प्रोसेस होता है किसका? पाचन का। पाचन में आता क्या क्या है? अंतःग्रहण आता है, पाचन आता है, अवशोषण आता है, स्वांगीकरण आता है, और लास्ट में आता है मल परित्याग। तो सबसे पहले अंतःग्रहण का प्रोसेस देख लेते हैं हम लोग। अंतःग्रहण में आता है मुख। मुख, ये वाला पोर्शन जो है आपका मुख का पोर्शन है। तो मुख में क्या होता है कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। इसके अलावा 1.5 लीटर पूरे दिन भर में आपके मुंह में कितना लार बनता है? 1.5 लीटर। पीएच, लार का पीएच कितना होता है? तो 6.8। मतलब क्या हो गया? अगर हम लोग ये चीज पढ़े हैं आप, अगर 7 के नीचे होता है तो अम्लीय होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा 7 के, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? क्षार। और अगर 7 है तो उसको उदासीन बोल देते हैं। तो ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। यानी अगर इसका 6.8 है, 6.8 है, तो ये कैसा होगा? अम्लीय होगा। यानी आपका लार जो होगा वो अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। अब बात कर लेते हैं दांत की। तो दांत हमारे मुख में अगर आप देखेंगे तो 4 प्रकार के दांत मिलते हैं, जिसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से दांत होते हैं? प्रीमोलर, मोलर, कैनाइन, इंसिजर। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं जो कि आपके कुतरने में, चीरने फाड़ने में, चबाने में, ये सब में काम आते हैं। अब जो 25% भोजन का पाचन होता है वो आपके मुख में ही हो जाता है, क्योंकि दांतों के नीचे जब खाना पड़ता है तो वो कूचते हैं दांतों से हम, और जब दांतों से कूचते हैं तो क्या उसमें मिक्स होता है? लार। लार की वजह से वो लसलसा हो जाता है, और उसमें कुछ एंजाइम्स भी काम करते हैं। जो एंजाइम्स काम करते हैं तो वो एंजाइम क्या करते हैं? खाने को पचने योग्य बनाते हैं। और 25% जो होता है पाचन आपके मुख में ही कंप्लीट हो जाता है। अब जो वो खाना होता है वो किसके जरिए? ये जो ग्रसनी दिख रहा है, ग्रसनी के जरिए नीचे की तरफ जाता है। ग्रसनी में जो होता है कि ये जो खाना जाता है तो ये जो ग्रसनी होती है फैलती है, फिर सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है। तो ये तो हम लोग बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। क्या बोलते हैं? क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन का मतलब ही होता है फैलना, सिकुड़ना, फैलना, सिकुड़ना। तो ये खाना जैसे जैसे नीचे की तरफ जाता है ये फैलता है, सिकुड़ता है, तो क्रमाकुंचन गति होती है। अब ये खाना कहाँ पहुंच जाता है? अमाशय में पहुंच जाता है। अमाशय की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक चीज होता है, एक नाम बता रही हूँ ग्रंथि का, आप याद रखिएगा। एक कोशिका होती है ऑक्सीन
ऑक्सीटिक, एक ग्रंथि, एक कोशिका होती है कोशिका जो कि अमाशय यानी कि पेट में क्या उत्पन्न करती है, HCl, जिसकी वजह से खाना क्या हो जाता है, खाना पूरा अम्लीय हो जाता है। अब ये जो अमाशय है, आप सोच रहे होंगे कि ये जो HCl निकलता है, HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो बहुत ही खारा होता है भाई, तो पेट तो आपका जल जाना चाहिए, फट जाना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता है, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो आपको ये दिख रहा है पेट के अंदर एक म्यूकस की लेयर मिलती है, म्यूकस की एक परत चढ़ी होती है, जो कि म्यूकस की लेयर इसके असर को रोकती है और इस वजह से पेट फटता नहीं है। तो खाना क्या हो जाता है, यहाँ पे अम्लीय हो जाता है, और अम्लीय प्रक्रिया होने के कारण यहाँ पे जो प्रोटीन होगा, प्रोटीन पे पेप्सिन, जो हम लोग प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन पे पेप्सिन एंजाइम वर्क करेगा और प्रोटीन को किस में तोड़ देगा, यहाँ देखिए प्रोटीन टूट जाएगा पेप्टेनोजेंस पे टूट जाएगा। कौन, प्रोटीन, किसकी उपस्थिति में, पेप्सिन एंजाइम की, किसकी उपस्थिति में, पेप्सिन एंजाइम की। ऐसी अगर हम बात करते हैं किसकी, रेनिन की, तो रेनिन भी एक एंजाइम है जो कि पेट में क्या करेगा, कैसिनोजेन एक कैसीन जो होती है दूध में प्रेजेंट होता है, तो कैसिनोजेन जो होता है वो केसीन में चेंज हो जाता है, किसकी उपस्थिति में, रेनिन की उपस्थिति में। रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ये सारे के सारे क्या है, एंजाइम है। और एंजाइम काम क्या करते हैं, चीजों को तोड़ते हैं या चीजों को जोड़ते हैं, यानी कि या तो प्रक्रिया को तेज कर देंगे या तो प्रक्रिया को धीमा कर देंगे, यही इनका काम होता है। ठीक, तो ये हो गई बात किसकी, आपके स्टमक की, यानी कि अमाशय की। अब खाना जो है वो कहाँ पे चला जाता है, यहाँ देखिए छोटी आंत में जाने लगा। अब छोटी आंत में जब खाना पहुंचता है, यानी कि पक्वास है, जब पक्वाशय की, अब देखिए यहाँ पे बात हो गई है, इसकी बात हो गई। अब पक्वाशय की बात आती है, पक्वाशय आपका ये वाला रीजन है, ये जो दिख रहा है, ये यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जहाँ से अग्नाशय जुड़ा है, ये पक्वाशय है, ठीक है। तो पक्वाशय में जब खाना पहुंचता है तो पक्वाशय में क्या होता है कि यकृत मतलब क्या, लीवर, यकृत यानी लीवर से एक पित्ताशय जुड़ा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यकृत से पित्त रस निकलता है, कभी पित्ताशय टिक करके मत आइएगा। तो यकृत से पित्त रस निकलता है जो कि पित्ताशय में इकट्ठा होता है। तो पित्ताशय से जो पित्त रस निकलता है ये कहाँ आता है, पक्वाशय में आता है। और पक्वाशय में आके क्या करता है कि ट्रिप्स, ये जो खाना आपका पक्वाशय में आया, यहाँ पे क्या होता है, ये अम्लीय से क्षारीय में बदल जाता है, किसकी वजह से, पित्तरस की वजह से, अम्लीय से ये क्षारीय में बदल जाता है। अब यहाँ पे कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ रिएक्शन होते हैं, वो कौन कौन से, प्रोटीन जो होता है वो पेप्टिनोजेंस में चेंज होता है, किसकी उपस्थिति में, ट्रिप्सिन जो होता है एंजाइम होता है, क्या होता है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है जिसकी वजह से जो प्रोटीन होता है वो पेप्सिनोजेन में चेंज हो जाता है। अमाइलेज होता है, एमाइलेज भी एक जो है कि एंजाइम है जो कि आपके स्टार्च पे काम करता है और स्टार्च को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है। एक होता है लाइपेज, ये भी एक एंजाइम है जो कि आपके किस पे काम करेगा, वसा पे, जिसको फैटी एसिड में तोड़ देगा। तो ये कुछ एंजाइम है जो पक्वाशय में काम करते हैं और भोजन को पचने योग्य बनाने में मदद करते हैं। अब ये जो खाना है पक्वाशय से कहाँ चला गया, छोटी आंत में। छोटी आंत में स्वांगीकरण का और अवशोषण का प्रोसेस होता है। अब देखिए दो प्रोसेस कौन कौन से, एक जो अवशोषण देख लेते हैं। तो अवशोषण में क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे विलाई उपस्थित होते हैं, छोटे छोटे विलाई कैसे होते हैं, उंगली की संरचना के होते हैं छोटे छोटे। ये क्या काम करते हैं कि भोजन से जो जरूरी चीजें होती हैं उनको अवशोषित कर लेते हैं। मतलब हो गया जरूरी चीजें क्या, पोषक तत्व, जो पोषक तत्व होंगे उनको अवशोषित कर लेंगे। और स्वांगीकरण का प्रोसेस क्या है, जो खाना का मिक्स होना। ये देखिए स्वांगीकरण का प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाता है, ये जो प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाता है। भोजन जो होता है आमाशय में ही कायम का रूप ले लेता है और ये भोजन जब कायम का रूप ले लेता है तो आगे जाता है स्वांगीकरण का प्रोसेस, मतलब स्वांगीकरण का जो क्रिया है वो
शुरू हो जाती है, जिसमें कि अवशोषण भी आता है। और अवशोषण में होता क्या है कि इसमें जो छोटे छोटे उंगली की सदृश जो संरचनाएं दिखाई देती हैं, किसमें, छोटी आंत में, वो इनसे जरूरी चीजों को अवशोषित कर लेती हैं। जरूरी चीजें क्या हो सकती है, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, पोषक तत्व हो सकते हैं, उन सारी चीजों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और जो भोज्य पदार्थ बचते हैं उनको कहाँ भेज देता है, बड़ी आंत में भेज देता है। अब बड़ी आंत में ज्यादा प्रोसेस नहीं होता, लेकिन बड़ी आंत में क्या होता है कि ये जो भोजन, बचे हुए भोजन है, उसमें जल की जो मात्रा होती है, वो जल की मात्रा बड़ी आंत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बड़ी आंत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। और जो बचा कुचा मल होता है, वो मल मलाशय में एकत्र हो जाता है और बाद में वो मलाशय द्वारा मल द्वार में भेजा जाता है, मल द्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। अब ये तो हो गई थोड़ी सी बात आपके पाचन की। अब बात कर लेते हैं ये परिसेचिका जो दिख रहा है, यानी कि अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स जो है अब हमारे शरीर में अवशेषीय अंग का काम करता है। ये अवशेषीय अंग क्या होते हैं, इसको भी जान जाते हैं। अवशेषीय अंग वो अंग होते हैं जो कि अब हमारे यूज में नहीं है। पहले क्या होता था, पहले के जो लोग होते थे वो बहुत ज़्यादा घास फूस खाते थे, बहुत ज़्यादा सेलुलोजिक प्रोडक्ट खाते थे, इस वजह से उनकी जो अपेंडिक्स थी वो हमेशा काम करती थी। लेकिन अभी क्या है, हम लोग जो होते हैं बहुत इवोल्यूशन हो गया हम लोग में जो है कि धीरे धीरे विकास होता गया और हम लोग की चीज़ें जो होंगी कम यूज होने लगी। तो अब ये धीरे धीरे क्या हो गया, अवशेषी हो गया, मतलब छोटे, और अब एक दिन ऐसा आएगा कि ये खत्म भी हो जाएगा। तो अवशेषीय अंग जो होते हैं वो नाम मात्र बचे होते हैं, मतलब वो खत्म हो चुके रहते हैं। हाँ, तो आगे देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने पाचन समझा था, पाचन कहते किसको हैं, और मैंने कहा था कि लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगी जो आपके एग्जाम के नेचर से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले एक टॉपिक है जिसको बहुत ही कभी कभी 1 नंबर में पूछ देता है, दंत क्षरण क्या होता है। ठीक है, वर्ड बड़ा अजीब सा है, दंत क्षरण। तो दंत क्षरण का मतलब या दंत क्षय का मतलब होता है जो दांतों पे चढ़ने लगती है। जैसे कि देखिए, दांतों के ऊपर जो कैविटी लगने लगती है उसको हम लोग बोलते हैं दंत क्षरण। ये क्या होता है, ज्यादातर मीठा खाने से होता है। धीरे धीरे वो जो होता है कि आपके दांतों पे एक परत चढ़ने लगती है और वो धीरे धीरे दांतों को खराब कर देती है। क्षरण का मतलब होता है खत्म होना। तो दांतों की जो लेयर है वो खत्म होने लगती है, जिसको हम लोग बोलते हैं दंत क्षरण। इसका जो है इलाज क्या है, डॉक्टर से मिलते हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं वो इन पे जो है कि डेंटिन की एक परत जो होती है उसको सही करते हैं और दांत आपके धीरे धीरे सही होने लगते हैं। मेन इसका जो वर्क है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, दांतों पर कैविटी चढ़ना। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न कैसे आते हैं। जैसे कभी कभी हमारे सामने प्रश्न होते हैं पर हम लोग को समझ में नहीं आते कि आंसर कैसे देने हैं, जिसमें कि जैसे क्वेश्चन है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अम्ल की क्या भूमिका है। मैंने बताया था ना कि आप जो है अगर पढ़े होंगे पीछे तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करिए और देखेंगे क्या कि उसमें मैंने बताया था कि आमाशय में एक कोशिका होती है। उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सी कोशिका। तो वो कोशिका क्या करती है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करती है, जो कि वहां पे कैसा एक अम्लीय वातावरण बना देता है, एक भूमिका बना देता है, जिसकी वजह से जो आमाशय होता है उसमें अम्ल बनता है। ठीक है, जिसकी वजह से अम्लीय वातावरण बन जाता है। तो अम्ल का ये भूमिका होता है कि वो खाने को जल्दी पचाता है। जो चीजें होंगी जल्दी जल्दी टूटेंगी और जल्दी जल्दी टूटेंगी तो पचने योग्य बनेंगी। और इसकी वजह से ये जो अम्ल है, अम्ल की वजह से ही जितने भी आपको एंजाइम बताया था मैंने, कौन कौन सा एंजाइम, जब याद करेंगे तो एक एंजाइम बताया था, रेनिन बताया था, जो कि कैसिनोजेन को कैसिन में चेंज कर रहा था। दूसरा बताया था पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज कर रहा था, यानी बदल रहा था। तो ये जो अम्ल है, अम्ल की वजह से वो जो आपके एंजाइम है वो जल्दी जल्दी कार्य करने लगते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया। पाचन एंजाइमों का क्या कार्य है, अभी मैंने बताया पेप्सिन है, रेनिन है और भी बहुत सारे एमाइलेज है, ये सब के सब एंजाइम ही तो हैं। और ये क्या काम करते हैं,
एक चीज को दूसरे में बदलते हैं। मतलब अगर एमाइलेज की बात करते थे तो स्टार्च को क्या करेगा, वो छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेगा। अगर हम बात करते हैं रेनिन की तो ये क्या कर रहा है, कैसिनोजेन को कैसीन में चेंज कर रहा है। अगर हम बात करते हैं पेप्सिन की तो जो है कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में ये चेंज कर रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने का काम कर रहा है पाचक एंजाइम। नेक्स्ट है दांत के कितने प्रकार होते हैं, तो दांत के 4 प्रकार मैंने बताए थे। कौन कौन सा, अग्रचवर्णक, चवर्णक, रदनक, कृंतक, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। ये 4 पार्ट होते हैं दांत के। और इंग्लिश में अगर चाहे बोलना तो बोल सकते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, तो ये दांत के प्रकार हो गए। अब एक और आती है बात की जो है कि यहाँ पे मुख में कितने प्रतिशत डाइजेशन यानी कि पाचन हो चुका होता है, तो आप आंसर देंगे 25% डाइजेशन हो चुका होता है। पाचन किसे कहते हैं, तो भोज्य पदार्थों का पचने योग्य बनना ही पाचन कहलाता है। ठीक है, और पहले हम लोग जो पढ़े थे वो कितने टॉपिक पढ़े थे, 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा, एक पोषण पढ़े थे और दूसरा हम लोग पढ़े थे पाचन। आज का जो टॉपिक है वो है श्वसन, जिसको रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो श्वसन है क्या, श्वसन कितने प्रकार का है और श्वसन के श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में धीरे धीरे हम जानेंगे। इसके अलावा 2 टॉपिक और बचता है आपका, परिसंचरण, और लास्ट जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। तो 2 टॉपिक को खत्म किया जाएगा। पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग, श्वसन है क्या। देखिए, पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे कि ऊर्जा प्राप्ति होती है। जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन क्या, भोजन सिर्फ खाने के लिए तो खाते नहीं है, भोजन क्या है, ऊर्जा देता है, हमारी बॉडी में जाके, शरीर में जाके ऊर्जा प्रदान करता है। तो जो ऊर्जा प्रदान करता है यानी भोजन का जो विखंडन होता है, टूटना होता है भोजन का, उसी को हम लोग नाम क्या दे देते हैं, कोशिकीय श्वसन। ठीक है, फिर से समझ जाइए, भोजन का विखंडित होकर ऊर्जा प्रदान करना ही श्वसन कहलाता है। अब श्वसन के जो श्वसन अंग होते हैं वो क्या होते हैं, अगर हम जलीय जीव में देखें तो गिल्स नाम होता है, गलफड़े जिसको बोलते हैं, वो होता है जलीय जीव में श्वसन अंग। लेकिन अगर हम एक इंसान की बात करते हैं तो उसमें जो होता है फेफड़ा, जिसको फुफ्फुस बोलते हैं, फुफ्फुस जो होता है वो हम फेफड़े को बोलते हैं। तो ये जो होता है वो श्वसन अंग होता है किसमें, मानव में। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग एक फिगर जो मैंने ड्रॉ किया है। ये है इंसान का मुख, मुख से ये जो नीचे की तरफ जा रहा है ग्रसनी बोलते हैं, और मुख और ग्रसनी के बीच में नासा द्वार होता है यानी कि आपका नाक होता है। यहाँ से ग्रसनी से थोड़ा नीचे जाइएगा तो कंठ होता है, कंठ के नीचे श्वास नली होती है, और श्वास नली ये 2 पार्ट में जाती है, जहाँ पे कि 2 फेफड़े लगे होते हैं। एक फेफड़े में आपको दिख रहा है कुपिका कोष, जिसमें कि वायु कोष मतलब वायु भरी होती है, कुछ पसलियां होती हैं, ये पसलियां आगे चल के पढ़ेंगे भी पसलियों के बारे में। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे कि पहले नाक से सांस लिया जाता है और वो धीरे धीरे यहाँ फेफड़े तक आता है। फेफड़े में आने के बाद रक्त को साफ करता है और ये धीरे धीरे कोशिका में पहुंचता रहता है। तो ये एक पूरा एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को समझने के लिए हम और आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, श्वसन तंत्र है जहाँ से कि स्टार्टिंग होती है किसका, श्वसन का। तो श्वसन सबसे पहले नासा द्वारा ऑक्सीजन को लिया जाता है, ऑक्सीजन ग्रसनी में पहुंचता है, ग्रसनी के बाद कंठ में पहुंचता है, कंठ के बाद श्वास नली में जाता है और श्वास नली से वो श्वसनी में पहुंचता है। ठीक है, श्वसनी में जाने के बाद ये श्वासनिका में पहुंचता है। श्वासनिका जो होता है वायु कोष होते हैं जहाँ पे इकट्ठा रहता है वायु, और ये धीरे धीरे फुफ्फुस यानी फेफड़ों में पहुंचता है। फेफड़ों में पहुंचने के बाद कुपिका कोष में पहुंचता है और लास्ट में ये जो होता है रुधिर, कुपिका कोष द्वारा पूरे रुधिर वाहिकाओं द्वारा पूरे शरीर में इसका संचरण यानी कि ऊर्जा प्राप्ति हो जाती है और ऊर्जा जो है पूरे शरीर में यूज होने लगता है। तो ये पूरा प्रोसेस किसका है, श्वसन का है। अब श्वसन होता कितने प्रकार का है ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो श्वसन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक होगा आपका वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। अब देखिए, नाम से ही लग रहा है वायवीय मतलब क्या, वायु की उपस्थिति होगी, और वायु का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, ऑक्सीजन। तो जब किसी भी श्वसन में वायु की उपस्थिति होती है अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन पूर्ण होती है, श्वसन प्रक्रिया पूर्ण होती है, उसको हम लोग बोलते हैं वायवीय
श्वसन प्रक्रिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, वायवीय श्वसन प्रक्रिया में लगभग 36 एटीपी का निर्माण होता है। 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण। एटीपी का फुल फॉर्म देख लीजिए, एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। जो एटीपी होता है वो ऊर्जा का एक रूप होता है। कभी भी बॉडी में जो ऊर्जा बनती है, शरीर में जो ऊर्जा का निर्माण होता है, वो हमेशा एटीपी के रूप में ही एकत्रित रहता है। तो हमारी जो वायवीय श्वसन है उसके दौरान 36 एटीपी ऊर्जा बनता है। और अगर हम बात करते हैं अवायवीय श्वसन की, तो अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें होता क्या है कि अगर आप एक नाम जाने होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं किण्वन, तो किण्वन की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी अवायवीय श्वसन में आती है। क्योंकि किण्वन में होता क्या है, चीजें सड़ती हैं, और चीजें कब सड़ेंगी, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी। और बाकी जो हम लोग श्वसन करते हैं वो क्या होता है, वायवीय श्वसन में आता है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये 2 प्रकार थे श्वसन के। इसके अलावा कुछ टॉपिक हैं जिनको देख लेते हैं हम लोग। हाँ, तो आगे देख लेते हैं हम लोग। अगर देखें तो मानव में श्वसन प्रक्रिया कितने टाइप से हो सकता है, तो 2 टाइप हो सकता है। कौन कौन सा, अंतःश्वसन और उच्छ्वसन। अंतःश्वसन का मतलब होता है जब हम ऑक्सीजन लेते हैं नासाद्वार द्वारा, जब ऑक्सीजन को लेते हैं, तो जब ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाता है तो जो वक्ष गुहा होता है वो बाहर की तरफ फैलता है। क्यों फैलता है, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर फेफड़े में भरती है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन भरेगी फेफड़ों में तो वक्ष गुहा बाहर की तरफ आएगा और पसलियां जो होंगी वो सिकुड़ेंगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अंतःश्वसन। लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, जब हम लोग सांस बाहर की तरफ निकालते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं उच्छ्वसन। और इसमें क्या होता है, इसमें पसलियां जो होंगी, पसलियां फैलेंगी, फैलती हैं। और जबकि अगर वक्ष गुहा की बात करते हैं तो वक्ष गुहा, वक्षीय गुहा क्या होगा, सिकुड़ेगा, सिकुड़ता है। तो ये जो हो गया, ये 2 प्रकार है मानव श्वसन के, जिसमें कि अंतःश्वसन है और उच्छ्वसन है। तो अब हम समझ लेते हैं श्वसन में कितनी चीजें पढ़े। पहली बात कि श्वसन जो होता है मुख्यतः 2 बातों पर निर्भर करता है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में और दूसरा अनुपस्थिति में, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, वायवीय और अवायवीय। दूसरी बात करते हैं, जो मानव श्वसन होता है वो 2 प्रकार का होता है, अंतःश्वसन और उच्छ्वसन। और जब हम बात करते हैं एक श्वसन प्रक्रिया की, तो ये मुख से यानी नासाद्वार से स्टार्ट होगा और फिर ये पूरी बॉडी में घूमते हुए कोशिकाओं द्वारा बाहर निर्मुक्त कर दिया जाता है। तो ये हो गई पूरी श्वसन की बात। अब इसके बाद बात होती है परिसंचरण की, क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें 5 चीजें हैं जिसको हम लोग पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम में। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, पाचन, श्वसन हो गया आपका। अब जो चौथी बात है वो है परिसंचरण। तो हाँ, तो चलिए फिर आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट मैंने बोला है कि परिसंचरण समझाएंगे। तो परिसंचरण होता क्या है कि हृदय के माध्यम से होता है, हृदय से ही, हृदय के द्वारा किया जाता है। होता क्या है कि हृदय हमारा एक पंप की तरह होता है, हमारा आपका सबका हृदय पंप की तरह होता है। और ये रुधिर को पूरे शरीर में जो पहुंचाना होता है, वहां से वापस रुधिर को फिर लाना होता है, ये सारे प्रोसेस, ये जो सारी प्रक्रिया है उसको हम लोग बोल देते हैं परिसंचरण। तो अगर हम परिसंचरण की बात करते हैं, परिसंचरण में मुख्यतः कौन कौन से अंग काम करते हैं देख लीजिए। पहला जो होता है हृदय होता है, दूसरा जो होता है वो रुधिर कणिकाएं होती हैं, और तीसरा जो होगा वो वाहन माध्यम। ठीक है, तो देखिए तीनों को समझ लेते हैं। पहला जो है हृदय की संरचना मैंने बनाया है और भी समझाते भी हैं कि कैसे हृदय में एक जगह से दूसरी जगह रुधिर का ट्रांसफर या स्थानांतरण होता है और कैसे ये कार्य करता है, ये भी मैं समझाऊंगी। पहले देख लेते हैं हृदय। तो हृदय को वहां पे फिगर में अभी समझाते हैं, चलिए देख लेते हैं हृदय को। तो सबसे पहले
जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ पे आता है, फेफड़े में आता है। और फेफड़े से जब हम सांस लेते हैं तो सांस के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन जो होता है फेफड़ों में आता है। फेफड़ों से ये कहाँ जाता है, बाएं अलिंद में जाता है, और बाएं अलिंद में फिर ये रुधिर में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, मिल जाता है। फिर यहाँ से ये जो देखिए फेफड़े से बाएं अलिंद में ये किसके जरिए आता है, फुफ्फुसीय शिरा के जरिए। अब ध्यान दीजिएगा एक बात कि फुफ्फुसीय शिरा में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है, जबकि फुफ्फुसीय धमनी में हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है, अंतर यही है। अक्सर आपने पढ़ा है धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है और शिराओं में अशुद्ध, लेकिन जब फुफ्फुसीय धमनी और शिरा की बात आ जाती है तो उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए फुफ्फुसीय शिरा के जरिए कहाँ आता है, बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद से ये बाएं नीले में जाता है, फिर बाएं नीले से ये प्रमुख महाधमनी के द्वारा कहाँ पहुंचता है, शरीर के सभी अंगों में पहुंचता है, क्योंकि यहाँ पे जो रुधिर होता है वो शुद्ध हो चुका होता है। तो ये शुद्ध रुधिर कहाँ पहुंचता है, शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है, और जब शरीर द्वारा उनका ऑक्सीजन वहाँ पे अवशोषित कर लिया जाता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जो होते हैं कि आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिल जाते हैं, तो वो फिर वहाँ से वापस कैसे प्रमुख शिरा के द्वारा कहाँ पहुँचता है, ये पहुँचता है कहाँ, दायां अलिंद में पहुँचता है। दायां अलिंद से फिर ये कहाँ पहुँचेगा, दायां नीले में पहुँचेगा, और दाएं नीले से जो रुधिर होगा वो फुफ्फुसीय धमनी मैंने बताया कि अशुद्ध रुधिर को इधर से उधर ले जाता है, मैंने बताया। तो ये जो दायां नीला है ये फुफ्फुसीय धमनी जो होगा दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर को वापस कहाँ ले जाता है, फेफड़े में जाके फिर जब हम ऑक्सीजन लिए तो ऑक्सीजन मिक्स हो गया, फिर ये ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा, बाएं अलिंद में आएगा, बाएं से बाएं नीले में जाएगा, फिर से वो शुद्ध होगा, और फिर ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में घूमता रहेगा। ये प्रोसेस क्यों जरूरी है, सोच में एक बात आती है ना कि ये प्रोसेस क्यों जरूरी है, तो समझ जाइए ये प्रोसेस इसलिए जरूरी है क्योंकि इस पूरे प्रोसेस के होने में ऊर्जा प्राप्ति होती है। और ऊर्जा प्राप्ति होती है, अब जैसे हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, कूद रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ये सारे प्रोसेस, ये जितनी भी आपकी क्रियाएं हैं ये कैसे चलती हैं, ऊर्जा से ही तो चलती हैं। तो इस वजह से ये पूरा एक प्रोसेस है जो आरेख के जरिए समझाया है ताकि आप आसानी से समझ सके कि ये जो परिसंचरण होता है, रक्त का जो स्थानांतरण हो रहा है वो कैसे और कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो फेफड़े से शुरू करेंगे और फिर वापस फेफड़े तक ले जाएंगे, ये पूरा प्रोसेस है, हृदय की गतिविधि है। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं रुधिर कणिकाओं की। तो रुधिर कणिकाएं भी दो पार्ट में बढ़ जाती हैं। एक होता है ठोस अव्यय। इसमें क्या क्या हो जाएगा, इसमें देख लीजिए आप क्या क्या बांटेंगे। लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरा अगर हम देख लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, श्वेत रुधिर कणिकाएं, और तीसरा अगर हम देख लेंगे तो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखेंगे द्रवीय में तो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा। अब समझ जाइए, प्लाज्मा जो होता है 90% वाटर होता है, 90% इसमें जल होता है, और जल के अलावा जो बाकी 10% होता है उसमें ये जो 90% पूरे रुधिर का जो पूरा रुधिर है उसका 90% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, जिसमें कि जल उपस्थित होता है, और कुछ % जो होते हैं वो बाकी अवयव इसमें प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। बाकी जो बचा कुचा पार्ट होता है वो कौन होता है, प्लेटलेट्स होता है, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं और लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। अब समझ जाते हैं बात, लाल रुधिर कणिकाएं लाल क्यों दिखती हैं, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण दिखती हैं, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक वर्णक है जो कि लाल रुधिर कणिकाओं की लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, फिर लाल रुधिर कणिकाएं कितने दिन तक जिंदा रहती हैं, तो 120 दिन। कितने दिन, 120 दिन तक जिंदा रहती हैं। ये देखिए लाल रुधिर कणिकाओं की बात हो गई, और लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा होती हैं।
कैसे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं लाल रुधिर कणिकाओं की तो 600:1, एक श्वेत रुधिर कणिका है तो 600 आपकी लाल रुधिर कणिकाएं हैं, ठीक है। इस वजह से जो हमारा शरीर है उसमें श्वेत वाला कम होता है और लाल वाला ज्यादा होता है। अब श्वेत रुधिर कणिकाएं ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 दिन जिंदा रहती हैं, जबकि लाल वाली 120 दिन जिंदा रहती हैं। प्लेटलेट्स, श्वेत वाला क्या, इसको हम लोग एक चीज और कहते हैं प्रतिरक्षा, या हम लोग इसको बोल सकते हैं प्रतिरक्षा के लिए बहुत जरूरी है श्वेत रुधिर कणिकाएं, क्योंकि इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। तो ये हो गई श्वेत रुधिर कणिकाओं की बात। प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स वो एक प्रोटीन होता है जो कि कहीं कट फट जाता है तो ये एक लेयर बनाता है, शरीर में एक लेयर बनाता है, जिसकी वजह से आपके जो शरीर में रुधिर उपस्थित है वो बाहर ना आ सके। तो प्लेटलेट्स एक प्रोटीन है जो कि ये तीनों मिलके और बाकी प्लाज्मा मिलके, ये 4 मिलके क्या बनाते हैं, आपका रुधिर बनाते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस है रुधिर कणिकाओं का। अब वाहन माध्यम क्या होता है, तो वाहन माध्यम में 2 चीजें आती हैं, सिरा और धमनी। तो उसके बारे में जान जाते हैं। वाहन माध्यम, देखिए इसमें 2 आता है, एक होता है धमनी और दूसरा होता है सिरा, ठीक है। धमनी जो होता है वो शुद्ध रुधिर को स्थानांतरित करता है, जबकि यहाँ पे जो होती है अशुद्ध रुधिर होती है। क्या होती है, अशुद्ध रुधिर होता है। नेक्स्ट, धमनी जो होता है वो पतला होता है, जबकि अगर हम सिरा देखेंगे तो ये मोटा होता है। अब देखिए धमनी में जो होता है वॉल्व नहीं होते हैं, वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। जबकि अगर हम बात करते हैं सिराओं में तो वॉल्व होते हैं। वॉल्व मतलब होता है पट, ठीक है। वॉल्व मतलब पट मतलब दरवाजा, यानी कोई चीज रोकती है उसको। तो ये बस थोड़ा सा अंतर होता है किसमें, धमनी और सिरा में। तो यहाँ पे आपका जो है कि परिसंचरण भी कंप्लीट होता है। और अब बात करते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक की, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन, ठीक है। तो अभी तक हम लोग एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, क्या पढ़े थे हम लोग परिसंचरण में क्या पढ़े, हृदय पढ़े, हृदय की कार्यविधि को समझे। और अगर आप चाहे तो एक हृदय का अच्छा सा चित्र बना के भी समझ सकते हैं। मैंने एक जो है कि आपको आरेख बनाया है, ये बहुत इजी होता है। अगर आप इसको पेपर में बनाते हैं तो फुल मार्क्स मिलते हैं और समझ में भी आता है आपको भी और कॉपी चेक करने वाले को भी, ठीक है। अब दूसरा जो हम लोग पढ़े कि जो है कि परिसंचरण कितने पार्ट में है, तो हृदय, रुधिर कणिकाएं और रुधिर वाहन माध्यम, ये 3 चीजें उसमें आती हैं। जिसमें कि रुधिर कणिकाओं में मैंने बताया कि श्वेत, लाल और प्लेटलेट्स, इसके अलावा प्लाज्मा, इसके बारे में बताया। और वाहन माध्यम में 2 होती हैं, धमनी और सिराएं। तो इतनी बातें हम परिसंचरण में समझ लिए। अब इसके अलावा जो पॉइंट आते हैं उसको हम बोलते हैं उत्सर्जन। तो लास्ट पॉइंट है, उसको ध्यान से समझिए। हाँ, तो देख लेते हैं हम लोग आगे किसके बारे में बता रहे थे हम। अब लास्ट जो है कि उत्सर्जन, किसके बारे में, उत्सर्जन। तो देखिए उत्सर्जन का मीनिंग पहले समझ लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं। उत्सर्जन का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ एकत्रित होते हैं उनका शरीर से बाहर आना ही उत्सर्जन होता है। तो उत्सर्जन के लिए उत्सर्जी अंग अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर हम बर्ड की बात करते हैं तो अलग होता है। अगर हम मतलब जैसे अगर हम लोग 9th क्लास देखे होंगे या 11th की बात कर लेते हैं तो 11th और 9th में एक चैप्टर दिया गया था जिसको बोलते थे फाइलम। तो जब किंगडम पढ़ते थे, फाइलम पढ़ते थे, उसमें क्या पढ़ते थे हम लोग, जितने भी फाइलम होते थे उन सब में अलग अलग उत्सर्जी अंग मिलते थे। तो यहाँ पे हमको मानव में उत्सर्जी अंग पढ़ने हैं।
जिसको किडनी बोला जाता है। और किडनी का जो एक हम लोग किडनी का जो एक यूनिट बोलते हैं, एक जो इकाई है वो क्या होता है, नेफ्रॉन। तो किडनी जो होता है, किडनी का ये स्ट्रक्चर होता है, ये सेम के बीज के आकार का होता है। ये जो होता है ये किडनी है, सेम के बीज के आकार का होता है, 2 होते हैं, मतलब एक जोड़ी होता है, हल्का गुलाबी रंग का होता है। ये सारी बातें आपको पता होगी, ठीक है। तो ये किडनी होता है, इसका जो इकाई है, इकाई वो क्या है आपका, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछता है कि नेफ्रॉन की क्रियाविधि समझाइए। तो एक छोटा सा फिगर मैंने बनाया है नेफ्रॉन का, जिसको देख लेते हैं। नेफ्रॉन में मैंने जो फिगर बनाया नेफ्रॉन का, उसमें देखिए ये जो दिख रहा है इसको बोमेन संपुट बोलते हैं। एक कटोरे जैसी संरचना दिख रही है जिसको हम लोग बोलते हैं बोमेन संपुट। इसमें 2, एक अभिवाही धमनी दिख रही है और दूसरा अपवाही धमनी दिख रही है। अपवाही धमनी को हम पृथक्करण सिरा कहते हैं और अभिवाही धमनी को हम लोग पृथक्करण धमनी कह सकते हैं, पृथक्करण धमनी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। और यहाँ से ये जो यू आकार का दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं हेनले लूप। इसमें पतली सी जो धमनियाँ होती हैं और सिराएं होती हैं, इनको घेरे हुए रहती हैं। तो यहाँ जब यहाँ आते हैं तो ये थोड़ी सी इनसे दूर है, तो इनको नाम दे दिया जाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। अब इनका जो एक कार्यविधि है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एक कोशिका गुच्छ, मतलब इसे जो है ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका गुच्छ। तो कोशिका गुच्छ कहते हैं इसे बोमेन संपुट से नलिकाकार संरचना, बोमेन संपुट कौन, ये, और वहां से नलिकाकार संरचना निकलती है। ये देखिए नलिकाकार संरचना निकलती है जो कुंडलित नलिका कहलाती है। क्या कहलाएगी, कुंडलित, क्योंकि ये मुड़ी हुई है, देखिए मुड़ने की वजह से इसको कुंडलित नलिका कहा जाता है। अब कुंडलित नलिका होती है, फिर ये हेनले लूप का निर्माण करती है। हेनले लूप जो यू आकार का दिख रहा है इसको हम लोग नाम दे दिए हेनले लूप। इसके द्वारा बनाई गई कुंडलित, जो इसके द्वारा कुंडली बनाई जा रही है, जो हेनले लूप बनाया जा रहा है इसके द्वारा जो कुंडलित बनाई जा रही है उसको हम लोग बोलते हैं DCT। क्या बोलते हैं, DCT। तो DCT जो वाहिनी में जाकर सीधे मिलती है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जाके सीधे मिल जाती है। तो ये DCT के जरिए ही आगे चल के हम लोग जब इसकी कार्यविधि में पढ़ते हैं तो ये कैसे छन के जो यूरिन या फिर मूत्र जो एकत्रित होता है कैसे छनता है उसकी क्रियाविधि देख लेते हैं। तो सबसे पहले वृक्क यानी धमनी, जो ऊपर का सिरा दिख रहा है आपको बोमेन कैप्सूल का, वहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ से जो है कि ब्लड जो होता है वो आपकी नेफ्रॉन का जो बोमेन संपुट है वहाँ आता है। वहाँ पे ढेर सारे ये जो ग्लोमेरुलस थ्रेड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस थ्रेड। थ्रेड मतलब धागे, धागे बोल सकते हैं हम लोग। तो ग्लोमेरुलस थ्रेड दिखते हैं जिनकी वजह से एक नेट की तरह संरचना बन जाता है, एक जाल की तरह बन जाता है। और इन अपवाही धमनी और अभिवाही धमनी से अगर अंदर आ रहा है तो अपवाही से बाहर नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से जो प्रेशर एक बनता है और प्रेशर की वजह से यहाँ ब्लड छन के नीचे की तरफ आने लगता है, यानी बोमेन संपुट से फिल्टर होने लगता है, छनने लगता है और वो कहाँ पहुँच जाता है, कोशिका गुच्छ में। कोशिका गुच्छ मतलब ढेर सारे जहाँ पे ग्लोमेरुलस थ्रेड मिल रहा है। तो ग्लोमेरुलस यानी कोशिका गुच्छ से जब ये निस्पंदित हो जाता है तो ये कहाँ आता है, प्रारंभिक निस्पंदन इसको कहते हैं। यहाँ पे पहली बार छन रहा है जो रुधिर है तो इसको बोलते हैं प्रारंभिक निस्पंदन। प्रारंभिक निस्पंदन में क्या होता है, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और ये सारी चीजें छनती रहती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं, अवशोषित कर ली जाती हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो होता है कहाँ पहुँच जाता है, ये जो छन के जो फिल्ट्रेट यानी कि जो आपके पास छना हुआ पदार्थ है वो कहाँ छन के आता है, यहाँ पे आता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते थे, हेनले लूप। क्या नाम दिया था, हेनले लूप। तो हेनले लूप में जब ये आ जाता है तो हेनले लूप से फिर ये कहाँ पे जाता है, यहाँ DCT, और यहाँ पे दोबारा इसका अवशोषण होता है। मतलब इसमें जो बची कुची सोडियम और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो भी अवशोषित कर लिए जाते हैं। और अवशोषित करने के बाद ये फिर क्या होता है कि ये जो मूत्राशय होता है जिसको आप लोग बोलते हैं, तो एकत्रित होता है किस रूप में, मूत्र के रूप में, और बाद में वो मूत्र जो होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है किसका,
उत्सर्जन का। तो ये आपका चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए, पूरे चैप्टर से क्वेश्चन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको आप तैयार कर लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाता है। पाचन की प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया समझाइए, समझाइए, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका श्वसन, श्वसन की प्रकार बताइए। तीसरा हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा परिसंचरण, परिसंचरण की कार्यविधि, की कार्यविधि बताइए। और लास्ट अगर क्वेश्चन देखें तो आपका चौथा क्वेश्चन बनता है कि नेफ्रॉन की, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की संरचना चित्र सहित, उनकी संरचना चित्र के साथ समझाइए, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो और एक और क्वेश्चन जो होगा आपका, पहले जो टॉपिक था तो वो था पोषण। पोषण से आप क्या समझते हैं, पोषण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताइए, प्रकार बताइए, ठीक है। अगर ये 5 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन करेगा, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, आप आराम से कर लेंगे। तो कोशिश करिए 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और बाकी क्लास अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए चैनल को।